हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैक वॉरियर में। पिछले लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने इम्पैक्ट लोड एंड स्ट्रेस के बारे में देखा था। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड में जितना भी थ्योरी पार्ट पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इस लेक्चर में मैं आपको इम्पैक्ट लोड का कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद फिर फैटिग लोड का भी बात किया जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको इम्पैक्ट लोड में बताया था, ये एक ऐसा लोड है जो बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है। फिर मैंने आपको इम्पैक्ट स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला बताया था, इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था, इम्पैक्ट फैक्टर का निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको। तो सभी चीज मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया जाए सेशन को। एक एग्जाम्पल देखा जाए, तब जाके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां पे एक मेंबर हैंग कर रहा है। ओके, और इस मेंबर पे लास्ट में एक कॉलर लगा हुआ है। यहां पे एक कॉलर लगा हुआ है। ओके, दिस इज द कॉलर। या आप इसे फ्लैंज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका मेंबर है जो कि हैंग कर रहा है। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी मेंबर में, इसी सेम मेंबर में यदि एक मूविंग लोड अटैच कर दिया जाए, मूविंग लोड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मूविंग लोड के अटैच करने के कारण यहां पर क्या होगा। ये आपका मेंबर है। अब जैसे ही इस मेंबर में आप एक मूविंग लोड को अटैच कीजिएगा, यहां पर आपने एक मूविंग लोड को अटैच कर दिया। दिस इज द मूविंग लोड। मूविंग लोड बोलने का मतलब है कि ये स्लाइड करेगा, यहां पर मूव करेगा ये, और इसका वेट W है। ओके, तो जैसे ही ये वेट आप इसमें अटैच कीजिएगा, ठीक है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस टाइम आप इसको लगाइएगा, इस मेंबर पे आप इसको लगाइएगा, उस टाइम क्या होगा, ठीक उसी टाइम क्या होगा, तो चूंकि ये जो लोड है W, इस लोड के कारण इस मेंबर में क्या होगा, एक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और उस डिफॉर्मेशन को हम लोग स्टैटिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस मेंबर में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, हल्का सा। सो दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिक डिफॉर्मेशन, डेल्टा स्टैटिक। ये आपका स्टैटिक डिफॉर्मेशन है। ओके, ये किस टाइम होगा, जिस टाइम आप वेट को इसमें अटैच कीजिएगा, उसी टाइम मेंबर में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, अब मैं तीसरा फिगर बनाने जा रहा हूं, तब आपको पूरा क्लियर होगा। दिस इज द मेंबर। ये आपका मेंबर देखिए हो गया। ओके, क्योंकि मेंबर अब इलोंगेट हो चुका है, इसका लेंथ थोड़ा बढ़ गया है। अब ये आपका मेंबर है, और इसमें देखिए मूविंग वेट, मूविंग लोड आपका ये रहा। दिस इज द मूविंग लोड। W। ओके, और इस मूविंग लोड का हाइट कितने हाइट पे है, देखिए यहां से इसका हाइट जो है ये है H, एंड इस पूरे मेंबर का लेंथ L है। इस मेंबर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यंग्स मॉडुलस E है। ओके, चलिए अब देखते हैं, और यहां पर क्या लगा हुआ है, कॉलर लगा हुआ है। यहां पर आपका कॉलर लगा हुआ है, तो क्या होगा देखिए, अब यहां पर क्या होगा,
ये जो मूविंग लोड आप लगाए हुए हैं, ये मूविंग लोड नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब ये इंपैक्ट लोड की तरह काम करेगा और ये कॉलर पे आके स्ट्राइक करेगा। तो ये किस हाइट से स्ट्राइक कर रहा है? तो आप देख रहे हैं एच हाइट से ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है। एच के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस हाइट से कोई भी बॉडी स्ट्राइक करेगा, इंपैक्ट करेगा, वो आपका हाइट एच है। तो जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा तो इस मेंबर में एक डिफॉर्मेशन हो जाएगा और ये मेंबर मान लीजिए यहां तक आ गया, डिफॉर्म होके मेंबर आपका यहां तक आ गया और ये आपका कॉलर है। दिस इज द कॉलर। अब देखिए, तो ये जो डिफॉर्मेशन है माय डियर, दिस इज द इंपैक्ट डिफॉर्मेशन। ये है आपका डेल्टा इंपैक्ट। दिस इज द इंपैक्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये फिगर हो गया, ठीक है। कोई भी किसी भी मेंबर पे यदि कोई मूविंग लोड है तो आप वहां पर खुद सोच लेंगे कि इसका मतलब है कि जिस टाइम वो मूविंग लोड मेंबर पे अटैच हो रहा होगा उसी टाइम मेंबर में एक स्टैटिक डिफॉर्मेशन हुआ होगा, क्योंकि उसके लोड के कारण स्टैटिक डिफॉर्मेशन हुआ होगा। अब ये स्टैटिक डिफॉर्मेशन हो गया, अब जब मूविंग लोड स्ट्राइक करेगा, इंपैक्ट करेगा, तो उसके कारण इंपैक्ट डिफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, अब यहां से देखिए, यहां पर ये जो वेट है, जब आप फिक्स किए हैं इस पे, जब आप सॉरी फिक्स नहीं, जब आप इस पे अटैच किए हैं तो यहां पर स्टैटिक डिफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये वेट W यहां पर एक स्टैटिक लोड की तरह काम करेगा, स्टैटिक लोड की तरह काम करेगा वो W आपका। तो आप यहां पे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक लोड की तरह काम कर रहा है, तो यहां से हमें स्टैटिक डिफॉर्मेशन मालूम चल जाएगा, ठीक है। और स्टैटिक डिफॉर्मेशन हम कैसे पता करेंगे? तो ये सब चीज मैंने आपको बता रखा है। स्टैटिक डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू, आप जानते हैं, PL/AE। P क्या है? लोड, बट यहां पे लोड क्या है? W। तो आप लिखेंगे WL/AE। तो स्टैटिक डिफॉर्मेशन वहां से निकल जाएगा। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से इंपैक्ट फैक्टर निकालेंगे। इंपैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2H बाय डेल्टा स्टैटिक। डेल्टा स्टैटिक, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जैसे ही आप यहां से स्टैटिक डिफॉर्मेशन मेजर करेंगे, ये वैल्यू आप वहां पर पुट कर दीजिए तो आपको इंपैक्ट फैक्टर निकल जाएगा। यहां से आपको इंपैक्ट फैक्टर निकल जाएगा और जैसे ही इंपैक्ट फैक्टर निकलेगा आप इंपैक्ट डिफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इंपैक्ट डिफॉर्मेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला क्या होता है जी? स्टैटिक डिफॉर्मेशन इंटू IF, इंपैक्ट फैक्टर। तो इंपैक्ट डिफॉर्मेशन भी यहां से आसानी से निकल जाएगा। तो जो भी न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाएगा उसमें ज्यादातर आपको इंपैक्ट डिफॉर्मेशन निकालने के लिए दिया जाएगा और यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर जो भी मूविंग लोड होगा, पहले आप ये एज्यूम कर लीजिए कि वो मूविंग लोड, वो इंपैक्ट लोड एक स्टैटिक लोड है। आपको एज्यूम करना ही होगा, क्योंकि जब ये आप इसको अटैच करेंगे इंपैक्ट लोड को मेंबर के साथ, तो उसी टाइम ये स्टैटिक लोड की तरह काम करेगा, मूव करने से पहले, इंपैक्ट करने से पहले, ठीक है। और जब स्टैटिक लोड की तरह काम करेगा तो उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा, जिसे हम स्टैटिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। और उसके बाद जब लोड इंपैक्ट करना शुरू करेगा तब वहां पे इंपैक्ट डिफॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना होगा कि ये स्टैटिक लोड है, तो वहां से स्टैटिक डिफॉर्मेशन निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप इंपैक्ट डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बस यही प्रोसेस है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम लोग एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम में, आईईएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ओके, ये स्प्रिंग है और ये फिक्स किया गया है, और स्प्रिंग के ऊपर इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन किया गया है, और यहां पर एक लोड है, और इस लोड का मैग्नीट्यूड 500 न्यूटन है, एंड ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज 10 mm, दिस डिस्टेंस इज 10 mm, एंड स्प्रिंग का स्टिफनेस ए का वैल्यू 100 न्यूटन पर mm दे रखा है, क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, स्प्रिंग का स्टिफनेस दिया हुआ है, लोड भी आपको दिया हुआ है 500 न्यूटन, एंड हाइट जो है वहां पे 10 mm है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो आपको स्प्रिंग का इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन निकालना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इंपैक्ट लोड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एज्यूम करना होगा कि ये लोड जो है ये स्टैटिक लोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या होगा जी, इनिशियली लेट एज्यूम दिस लोड एज ए स्टैटिक लोड। पहले हम लोग उसे क्या करेंगे, स्टैटिक लोड मान लेंगे। अब देखिए, तो जब स्टैटिक लोड होगा तो ये आपका स्प्रिंग है, ध्यान से देखिएगा, ये स्प्रिंग है। तो यहां पर जब 500 न्यूटन लोड यहां पे आके आप इसको रख दीजिए, क्योंकि ये स्टैटिक लोड की तरह काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस लोड को वहां पर लाके रख देंगे, स्प्रिंग के ऊपर रख देंगे। तो उस लोड के कारण जो यहां पे डिफॉर्मेशन होगा, उस डिफॉर्मेशन को हम लोग स्टैटिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो के का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन पर mm। ओके, चलिए देखते हैं अब यहां पे हम लोग स्टैटिक डिफॉर्मेशन निकालेंगे। वी नो दैट, आप जानते हैं स्टिफनेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, और ये डिफ्लेक्शन क्या होगा जी, स्टैटिक डिफॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहां से आपका स्टैटिक डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर P बाई के। ओके, P यहां पर क्या है, लोड, लोड कितना दिया हुआ है, देखिए 500 न्यूटन डिवाइड बाय के स्टिफनेस है, और इसका वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन पर mm। न्यूटन न्यूटन कैंसल आउट हो गया, तो यहां से देखिए आपको स्टैटिक डिफॉर्मेशन आपका आ गया 5 mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक डिफॉर्मेशन। तो स्टैटिक डिफॉर्मेशन हमें मालूम चल गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हम लोग यहां पे H निकालेंगे। अब यहां पे हम लोग H तो मालूम है, सॉरी इंपैक्ट फैक्टर निकालेंगे। इंपैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस
2h बाय डेल्टा स्टैटिक। तो देखिए कितना वैल्यू आएगा, 1+2 इंटू एच, हाइट कितना दिया हुआ है 10 mm, डिवाइड बाय डेल्टा स्टैटिक कितना है 5 mm, दोनों में mm है तो कोई टेंशन नहीं है, mm कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां से देखिए 5 2 ज़ा 10, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 + 4 5, और √5 का वैल्यू आप जानते हैं 2.236, तो ये मिल गया हमें 3.236। देखिए इंपैक्ट फैक्टर आपको पता चल गया 3.236, और स्टैटिक डिफॉर्मेशन तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंपैक्ट डिफॉर्मेशन निकाल लेंगे। सो इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका स्टैटिक डिफॉर्मेशन इंटू IF। स्टैटिक डिफॉर्मेशन आप निकाले हैं 5 mm एंड इंपैक्ट फैक्टर है 3.236, कितना mm हो जाएगा, 16.180 mm। यही हो गया आपका इंपैक्ट डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको बस एक चीज करना है कि कोई भी लोड जो इंपैक्ट लोड होगा आप उसे स्टैटिक लोड एज्यूम कर लीजिए, तो वहां से आपको स्टैटिक डिफॉर्मेशन निकल जाएगा, फिर आप इंपैक्ट फैक्टर निकाल लीजिए और उसके बाद इंपैक्ट डिफॉर्मेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देंगे आप। अब यहां पे एक चीज और देखिए, ये एक बीम है, दिस इज द बीम, और ये बीम रिजिड सपोर्ट पे रखा हुआ है, ये है रिजिड सपोर्ट। ओके, और यहां से एक वेट इसे स्ट्राइक करेगा, इस बीम पर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ये आपका क्या है जी, रिजिड सपोर्ट। ओके, और ये हाइट कितना दिया हुआ है, ये h है मान लीजिए, दिस इज द h। ओके, ये बीम है और बीम रिजिड सपोर्ट पे है। ठीक है, तो यहां पे जब वेट स्ट्राइक करेगा, वेट जब स्ट्राइक करेगा इस बीम पर, ये बीम है, तो यहां पर बीम में क्या होगा, स्टैटिक। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एज्यूम करेंगे कि ये स्टैटिक लोड है, और स्टैटिक लोड एज्यूम करने का मतलब क्या है कि ये वेट जो है ये यहां पर आएगा जी, इस वेट को हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और जब इस वेट को हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे तो इस वेट के कारण, इस लोड के कारण इस बीम में जो डिफॉर्मेशन होगा उस डिफॉर्मेशन को हम लोग स्टैटिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। ओके, क्या रिजिड सपोर्ट में कोई डिफॉर्मेशन होगा, रिजिड सपोर्ट में डिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिजिड सपोर्ट में डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होता है, तो रिजिड सपोर्ट में डिफॉर्मेशन तो होगा नहीं। तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा, अगर आप स्टैटिक डिफॉर्मेशन यहां पे निकालना चाहें तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पे तो स्टैटिक डिफॉर्मेशन सिर्फ बीम का होगा, सिर्फ बीम का होगा। जब ये लोड बीम पे रखा रहेगा तो वहां पर बीम में एक डिफॉर्मेशन होगा और उसे हम लोग बोल देंगे स्टैटिक डिफॉर्मेशन ऑफ बीम। बट सपोर्ट में तो डिफॉर्मेशन होगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट आपका रिजिड है। ओके, चलिए अब आप एक चीज याद कीजिए, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि बीम का लेंथ बढ़ा दिया जाए, ओके,
एंड यंग्स मॉडुलस डिक्रीज कर दिया जाए तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका इफेक्ट आपने देखा था, स्टैटिक डिफॉर्मेशन इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण इंपैक्ट फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा, और जब इंपैक्ट फैक्टर डिक्रीज करेगा तो आपका इंपैक्ट स्ट्रेस डिक्रीज करेगा, और जैसे ही इंपैक्ट स्ट्रेस डिक्रीज करेगा तो आप खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट फेल्योर का चांस डिक्रीज हो चुका है। चांस ऑफ इंपैक्ट फेल्योर्स डिक्रीज हो चुका है। तो यहां पे देखिए मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यह है कि हमें स्टैटिक डिफॉर्मेशन इंक्रीज करना होता है। यदि आपको इंपैक्ट फेल्योर से बचना है तो आपको स्टैटिक डिफॉर्मेशन इंक्रीज करना होगा। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट में डिफॉर्मेशन तो होगा नहीं। तो यहां पर जब ये लोड इंपैक्ट करेगा तो इंपैक्ट स्ट्रेस का वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा और आपका बीम फेल भी हो सकता है। तो क्या किया जाए? इस बीम को फेल होने से बचाने के लिए क्या किया जाए? तो हमें स्टैटिक डिफॉर्मेशन को बढ़ाना होगा। यहां पर स्टैटिक डिफॉर्मेशन को बढ़ाना होगा। यदि स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ जाता है तो आपका ये बीम सेफ रहेगा। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो मॉडिफिकेशन करेंगे। अब किस तरह का मॉडिफिकेशन आप ये देख लीजिए। हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ये आपका बीम है। क्योंकि यहां पर रिजिड सपोर्ट था तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिजिड सपोर्ट को रिप्लेस कर देंगे। किससे? फ्लेक्सिबल सपोर्ट से। तो मान लीजिए कि आप यहां पे एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दे रहे हैं। दिस इज द स्प्रिंग। आप यहां पे स्प्रिंग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी? ये हो गया फ्लेक्सिबल सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट को हम लोगों ने हटा दिया और यहां पे फ्लेक्सिबल सपोर्ट लगा दिया। क्यों लगाया फ्लेक्सिबल सपोर्ट? क्योंकि हमें स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ाना है। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा। तो ये लोड आपका W यहां पे है। जैसे ही ये यहां पे आप इसको एज्यूम करेंगे, स्टैटिक लोड की तरह एज्यूम करेंगे आप, ठीक है। तो उस टाइम ये क्या स्टैटिक लोड है जी, उस टाइम ये स्टैटिक लोड की तरह है। तो यहां पे डिफॉर्मेशन कितना होगा? टोटल स्टैटिक डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या होगा? बीम में डिफॉर्मेशन तो होगा ही, स्टैटिक डिफॉर्मेशन ऑफ बीम, और साथ ही साथ आपका स्प्रिंग भी डिफॉर्म करेगा। स्प्रिंग का भी स्टैटिक डिफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगा। तो स्टैटिक डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, ओके। तो जैसे ही आपने फ्लेक्सिबल सपोर्ट लगाया तो आप देख रहे हैं स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ चुका है, क्योंकि बीम का डिफॉर्मेशन प्लस स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन, तो स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। और जैसे ही स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ता है तो आप जानते हैं कि आपका इंपैक्ट फेल्योर का चांस रिड्यूस हो जाएगा। दैट मींस बॉडी सेफ रहेगा। तो हम लोगों ने क्या मॉडिफिकेशन किया? हम लोगों ने फ्लेक्सिबल सपोर्ट लगा दिया। अब आप बोलेंगे सर आप ये चीज क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, जितना भी ऑटोमोबाइल होता है, ऑटोमोबाइल, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स होता है उस पार्ट्स के बीच में इंपैक्ट लोडिंग काम करता है, ठीक है। तो इंपैक्ट लोडिंग काम कर रहा है, इसीलिए वहां पर ऑटोमोबाइल में फ्लेक्सिबल सपोर्ट लगा रहता है। फ्लेक्सिबल सपोर्ट क्यों लगा रहता है? क्योंकि यदि रिजिड सपोर्ट वहां पे आप लगा देंगे, ऑटोमोबाइल में रिजिड सपोर्ट लगा देंगे, तो क्या होगा? वहां पे स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ नहीं पाएगा। दैट मींस इंपैक्ट स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा और बॉडी फेल कर सकता है। तो उससे बचने के लिए ऑटोमोबाइल में हम क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल सपोर्ट लगाते हैं। तो फ्लेक्सिबल सपोर्ट के लगाने से क्या होगा? स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण इंपैक्ट फैक्टर रिड्यूस होगा एंड इंपैक्ट स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा, और हमारा बॉडी या हमारा सिस्टम जो है इंपैक्ट फेल्योर से बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां से देखिए मैं सारे पॉइंट्स को यहां पे लिख दे रहा हूं। ये क्या किया हम लोगों ने? ये हम लोगों ने किया
modifications to reduce the chances of failures, फेल्योर से बचने के लिए हम लोगों ने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। और मॉडिफिकेशन किस तरह का, तो हम लोगों ने इंपैक्ट सपोर्ट फ्लेक्सिबल सपोर्ट लगा दिया। अब यहां से देखिए, इन ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स आर सब्जेक्टेड टू, मैं सारे पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, पार्ट्स आर सब्जेक्टेड टू impact loading, so flexible support is used, used because if rigid supports are used, then chances of impact failures increases, okay, and with the use of flexible support, static deformation increases, so impact stress decreases, hence chances of failures will be reduced. तो बस यही चीज आप ध्यान में रखेंगे कि ऑटोमोबाइल में फ्लेक्सिबल सपोर्ट का यूज किया जाता है क्योंकि पार्ट्स में इंपैक्ट लोडिंग काम करता है, और यदि हम लोग रिजिड सपोर्ट का यूज करेंगे तो वहां पे फेल होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपैक्ट लोड में जितना भी पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया एंड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर बाद में हम लोग इस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सब करेंगे, ठीक है। अभी मैं पहले कुछ दिन आपको क्लास ले लेता हूं, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि अब आप क्वेश्चन बनाने के लायक हो चुके हैं तब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ा जाए। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लोड का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इंपैक्ट लोड पूरा कंप्लीट हो चुका है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब फैटिग लोड का, फैटिग लोड, ठीक है। चलिए देखते हैं। फैटिग लोड, आप जानते हैं फैटिग लोड क्या है, डायनामिक लोड है। इसका मतलब क्या होगा कि ये फैटिग लोड जो होगा वो टाइम के साथ चेंज करेगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। फैटिग लोड टाइम के साथ चेंज करेगा। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ऐसा लोड, ये एक ऐसा लोड है
जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो उस लोड को हम लोग फैटिग लोड कहेंगे। ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जब टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो उस लोड को हम लोग फैटिग लोड कहेंगे। कहीं भी यदि आप देख रहे हो कि लोड का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, इसका मतलब है कि वो फैटिग लोड है। कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लोड का, कभी मैग्नीट्यूड कुछ था और एकाएक मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वो आपका फैटिग लोड हो गया। या कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि दोनों चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी, तो उसे भी हम लोग फैटिग लोड कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर हम लोग एक एक करके समझेंगे चीजें को। इट इज ए लोड whose magnitude or direction or both magnitude and direction changes with respect to time। ओके, तो उस लोड को हम लोग फैटिग लोड कह देंगे। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन जब चेंज करेगा, फिर जब दोनों चीज चेंज करेगा, दोनों सभी चीजें हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा समझेंगे। चलिए देखिए, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है? सबसे पहले आपने पढ़ा यदि किसी मेंबर पर, मान लीजिए कि ये आपका मेंबर है और इस मेंबर पर यहां पर एक लोड एक्ट कर रहा है, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। तो ये आप जानते हैं कि ये एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है और इसे हम स्टैटिक लोड कहेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। दिस इज द केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, या सिंपल आप इसे स्टैटिक लोड कहेंगे। ओके चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहां पे। अब मान लीजिए ये आपका एक मेंबर है, दिस इज द मेंबर, और इस मेंबर पर देखिए लोड जो काम कर रहा है वो मान लीजिए P इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 किलो न्यूटन काम कर रहा है। P इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 किलो न्यूटन। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। एक बार लोड प्लस में है और एक बार लोड आपका माइनस में है। ठीक है, प्लस का मतलब मान लीजिए पुलिंग, आप खींच रहे होंगे, टेंसाइल। माइनस का मतलब क्या है, कंप्रेसिव, लोड कंप्रेस हो रहा होगा वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे प्लस माइनस आया है। और इस केस में देखिए मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम है, 10 ही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। तो क्या चेंज कर रहा है जी, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहां पे प्लस माइनस आप देख रहे हैं ना, तो यहां पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे हियर ओनली डायरेक्शन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्शन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये इसका मतलब फैटिग लोड हुआ, डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, दैट मींस ये फैटिग लोड हुआ। अब इस फैटिग लोड का नाम क्या है? जब डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो उस फैटिग लोड को हम लोग कंप्लीटली रिवर्स्ड फैटिग लोड कहते हैं, कंप्लीटली रिवर्स्ड फैटिग लोड।
ये आप याद रखेंगे। जब लोड का डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो उस लोड को हम लोग कंप्लीटली रिवर्स्ड फैटिग लोड कहते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा हो सकता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो टाइम के साथ, हो सकता है डायरेक्शन चेंज कर रहा हो टाइम के साथ, या हो सकता है दोनों चेंज कर रहा हो। तो इस केस में देखिए डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो इस लोड को हम लोग कंप्लीटली रिवर्स्ड फैटिग लोड कहते हैं। ओके, इसका हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको सभी टाइप का बता दे रहा हूं, फिर हम लोग एग्जांपल देखेंगे। चलिए अब देखते हैं यहां पे नेक्स्ट। मान लीजिए कि ये कोई मेंबर है और इस मेंबर पर लोड अप्लाई हो रहा है P/2 से P/2 से P। अब यहां पर देखिए लोड का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है टाइम के साथ। पहले P/2 काम कर रहा था, अब P काम कर रहा है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन यहां पर चेंज नहीं कर रहा है। दोनों में देखिए प्लस का साइन है, प्लस P/2 प्लस P। दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। तो ये चीज आप लिख दीजिए यहां पे, हियर ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और जब मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो उस फैटिग लोड को हम लोग फ्लक्चुएटिंग फैटिग लोड कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग फैटिग लोड। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बनेगा कि जिस फैटिग लोड में मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा हो उस फैटिग लोड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फ्लक्चुएटिंग फैटिग लोड कहेंगे। ओके, चलिए एक और है, डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज कर रहा था, आपने देख लिया। मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ये भी आपने देख लिया। अब एक और केस है, वो देख लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई मेंबर है, कोई बॉडी है, और इस बॉडी पर जो लोड एक्ट कर रहा है ये मान लीजिए P/2 से -P। अब यहां पर देखिए P/2 से -P, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, प्लस, एक बार प्लस P/2 और एक बार माइनस। प्लस से माइनस हो रहा है मतलब डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। प्लस P/2 का क्या मतलब है जी, कि ये टेंसाइल है, टेंसाइल होगा। -P का मतलब क्या है कि ये कंप्रेसिव होगा। और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, पहले P/2 है फिर बाद में P हो गया है। ओके, तो यहां पर देखिए क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, हियर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, both magnitude and direction changes with respect to time, changes with respect to time। और इस फैटिग लोड को हम लोग ऑल्टरनेटिंग फैटिग लोड कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग फैटिग लोड। ओके, तो देखिए फैटिग लोड में मैंने आपको 3 टाइप का बताया। सबसे पहला, जब डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो उसे कंप्लीटली रिवर्स्ड फैटिग लोड, जब मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो तो उसे फ्लक्चुएटिंग फैटिग लोड, एंड जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा हो तो उसे हम लोग ऑल्टरनेटिंग फैटिग लोड कहते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा बेल्ट पुली,
बेल्ट पुली देखा होगा ना आपने, देखिए क्या होता है वहां पे। और यहां पर क्या बेल्ट लगा हुआ है जी, ये आपका बेल्ट। ओके, अब यहां से देखिए, तो जब बेल्ट पुली का अरेंजमेंट आप देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक टाइट साइड और एक स्लैक साइड। तो मान लीजिए कि ये नीचे वाला जो बेल्ट है इस ये टाइट साइड है, ठीक है, तो यहां पे जो टेंशन होगा वो T1 होगा, और ऊपर वाला जो बेल्ट है उसे मान लीजिए स्लैक साइड, ठीक है, दैट मीन्स वहां पे स्लैक टेंशन काम कर रहा होगा T2। और दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप जानते हैं T1 क्या है, T1 T2 से ज्यादा होता है। टाइट साइड में जो टेंशन होगा वो स्लैक साइड के टेंशन से ज्यादा होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो मान लीजिए कि T1 10 किलो न्यूटन है एंड T2 आपका 5 किलो न्यूटन है। अब देखिए आप, ठीक है, यहां पर आप देखिए मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है टाइम के साथ। पहले 10 किलो न्यूटन काम कर रहा है, फिर कुछ ही टाइम के बाद आप देख रहे हैं कि 5 किलो न्यूटन लोड काम कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड यहां पर टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, तो ये हो गया फ्लक्चुएटिंग फैटिग लोड। जब मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो उस लोड को हम लोग फ्लक्चुएटिंग फैटिग लोड कहते हैं। और ये आप देख भी पा रहे हैं कि पहले 10 किलो न्यूटन फोर्स काम कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद 5 किलो न्यूटन लोड काम कर रहा है बेल्ट पर। दैट मीन्स, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सो बेल्ट इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग फैटिग लोड। फ्लक्चुएटिंग फैटिग लोड काम करेगा बेल्ट पर, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग फैटिग लोड। और यहां पर लोड का वेरिएशन आप देख रहे हैं, 10 किलो न्यूटन से 5 किलो न्यूटन हो रहा है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए ये बियरिंग है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये बियरिंग है और बियरिंग में शाफ्ट कनेक्ट। शाफ्ट किस में कनेक्ट होगा जी, बियरिंग में कनेक्ट होगा। ओके, यहां पर एक पुली लगा हुआ है और इसका वेट W है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब यहां से देखिए, तो पहले मैं सबका नाम लिख दे रहा हूं। दिस इज द बियरिंग, ठीक है, ये बियरिंग है। अब यहां से देखिए, और ये क्या है आपका शाफ्ट। शाफ्ट, और इस शाफ्ट का एरिया होगा कुछ, यंग्स मॉडुलस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। और इस शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है, शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है माय डियर, वो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, दैट मींस सर्कुलर शाफ्ट। ये सर्कुलर शाफ्ट है। नॉन सर्कुलर शाफ्ट भी होता है बट हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मेनली सर्कुलर शाफ्ट ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट। क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट। चलिए अब देखते हैं, जब शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा होगा, जब शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है तो आप खुद सोचिए, ये जो पुली है इसका जो वेट होगा, ये वेट किसके तरह काम करेगा। तो आप बोलेंगे सर ये डेड लोड की तरह काम करेगा। जब शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा हो, जब रोटेशन यहां पर नहीं हो रहा हो, तो उस टाइम शाफ्ट पे कौन सा लोड एक्ट करेगा, डेड लोड एक्ट करेगा।
क्योंकि इसका जो वेट है, मैंने आपको बताया था कि वेट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड मशीन्ड कंपोनेंट, जो भी कोई कंपोनेंट है या स्ट्रक्चर है उसका जो वेट होगा वो डेड लोड होता है। तो यहां पे पुली का जो वेट है ये एक डेड लोड की तरह काम करेगा। बट कब? तो जब यहां पर रोटेशन नहीं हो रहा होगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? विथ नो रोटेशन, विथ नो रोटेशन, जब रोटेशन नहीं हो रहा होगा तो उस टाइम शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू डेड लोड। ओके, चलिए अब जब रोटेशन होगा तो क्या होगा? जब रोटेशन होता है माय डियर, दैट मीन्स विथ रोटेशन, तो उस टाइम शाफ्ट इज subjected to completely reversed fatigue load, completely reversed fatigue load। जब रोटेशन होगा तो उस टाइम शाफ्ट पर कंप्लीटली रिवर्स फैटिग लोड एक्ट करेगा। कैसे? इस चीज को आप समझते हैं अच्छे से। अच्छा, आपको यहां पे टेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं जो शाफ्ट लिख रहा हूं और यहां पे मैंने एक लाइन दिखा दिया है, वो बस उसका एक्सिस लिया है मैंने, शाफ्ट का एक्सिस मैंने यहां पे आपको रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि शाफ्ट इतना पतला होगा, सर्कुलर शाफ्ट होगा ना जी, सर्कुलर शाफ्ट है, तो मैंने बस उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपको दिखाया है, ठीक है, बीच वाला एक्सिस दिखाया है और कुछ नहीं। तो आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। उसका क्रॉस सेक्शन मैंने बगल में दिखा दिया है, सर्कुलर। ओके, अब देखिए, तो यहां पर कंप्लीटली रिवर्स फैटिग लोड कैसे काम करेगा वो समझते हैं थोड़ा अच्छे से, ध्यान देंगे आप। देखिए, ये क्या है? आपका शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन, शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन। जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होगा तो जो आपका वहां पर वेट काम कर रहा है W, उस W वेट के कारण शाफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट काम करेगा, शाफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट काम करेगा, जिसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगा। अब बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे आगे, बट यहां पर आप देख लीजिए कि बेंडिंग स्ट्रेस यहां पे इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में क्या होता है? फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, मान लीजिए कि यहां पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है यहां पर, ठीक है। तो A पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस माइनस सिग्मा बी काम कर रहा है। माइनस सिग्मा बी बोलने का मतलब है कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। B पर प्लस सिग्मा बी काम कर रहा है, दैट मीन्स टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस काम कर रहा है फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में, ठीक है। फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में पॉइंट A ऊपर में है, पॉइंट B नीचे में है, और जब यहां पर हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जो एक्सट्रीम फाइबर होता है, ध्यान से सुनिए, जो एक्सट्रीम फाइबर होता है, एक्सट्रीम फाइबर का मतलब क्या है? उसका सरफेस, टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस, एक्सट्रीम फाइबर जो कर्व रीजन वाला है। तो जो एक्सट्रीम फाइबर होता है, यदि आपका मेंबर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, तो बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे सेम काम करता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो वहां पे अगर सिमेट्रिकल बीम हो, सिमेट्रिकल शाफ्ट हो, तो टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर पे सेम बेंडिंग स्ट्रेस काम करेगा। लेकिन यहां पे क्या होगा? उसका नेचर अलग होगा, एक टेंसाइल होगा तो एक कंप्रेसिव होगा। वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्लस और माइनस। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में। लेकिन सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन में क्या होगा जी?
क्योंकि शाफ्ट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन में पॉइंट बी ऊपर आ जाएगा और पॉइंट ए नीचे आ जाएगा। शाफ्ट रोटेट कर रहा है ना जी, शाफ्ट रोटेट करेगा, तो फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में पॉइंट ए ऊपर में है, पॉइंट बी नीचे में है, तो सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन में क्या होगा, फिर ये टर्न होगा, रोटेशन हो रहा है, तो पॉइंट बी ऊपर आ जाएगा, पॉइंट ए नीचे आ जाएगा। ओके, और इस पॉइंट ए पे नीचे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव काम करता है, बॉटम फाइबर पे टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस काम कर रहा है, एंड टॉप फाइबर पे आप जानते हैं कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस काम कर रहा है। तो ये हो गया सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन। सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन। अब आप खुद देखिए यहां पर क्या हो रहा है माय डियर, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले ए पॉइंट पे देखिए, ए पॉइंट पे कंप्रेसिव काम कर रहा था फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में, फिर सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन में पॉइंट ए पर टेंसाइल काम कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया। वही हाल बी पॉइंट के साथ है, तो मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, बट डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली रिवर्स्ड फैटिग लोड हो गया। ठीक है, आप इसका वेरिएशन भी यहां पर दिखा सकते हैं, देखिए बेंडिंग स्ट्रेस वर्सेस टाइम। तो देखिए ओके, देख लीजिए ये वेरिएशन हो गया, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, ये हो गया आपका निगेटिव बेंडिंग स्ट्रेस, और ये हो गया आपका पॉजिटिव बेंडिंग स्ट्रेस प्लस सिग्मा बी, और ये पूरा हो गया आपका वन साइकिल में। ठीक है, जिसमें से ये आपका हो गया फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन और ये हो गया आपका सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन, सेकेंड, और ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहां पर खुद देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में अगर माइनस सिग्मा बी है तो सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन में वो प्लस सिग्मा बी हो जा रहा है, दैट मीन्स उसका नेचर चेंज कर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है यहां पर। तो ये आपका हो गया कंप्लीटली रिवर्स्ड फैटिग लोड। कंप्लीटली रिवर्स्ड फैटिग लोड। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जब शाफ्ट रोटेट कर रहा हो, शाफ्ट का जब रोटेशन हो रहा होगा तो उस टाइम शाफ्ट पर कंप्लीटली रिवर्स फैटिग लोड काम करेगा, और जब शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा हो तो उस पर डेड लोड काम करेगा। ओके, तो ये था माय डियर आपका फैटिग लोड। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि फैटिग लोड के बारे में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बस इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी डिजाइन ऑफ मशीन में करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको डिजाइन ऑफ मशीन स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। वहां पर आप देखेंगे इंड्योरेंस लिमिट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और फिर फैटिग लोड को पूरा अच्छे से डीप में जाके मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी बस आप बेसिक चीज समझिए यहां पर, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको फैटिग लोड में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, तो माय डियर हम लोग जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे लोड का क्लासिफिकेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, उसमें दो टाइप था, स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड। ठीक है, फिर स्टैटिक लोड में भी दो क्लासिफिकेशन था, डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, एंड डायनामिक लोड में दो क्लासिफिकेशन, इंपैक्ट लोड एंड फैटिग लोड।
तो ये क्लासिफिकेशन ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लोड का क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसके आगे हम लोग लोड का क्लासिफिकेशन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड। लोड का डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, डायरेक्शन के आधार पे हम लोग लोड को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए माय डियर बस इतना ही। ओके, इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो लोग भी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।